देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ठीक है, हमने अपने पिछले आर्टिकल्स में देखा, हमने ऐसे केस को पढ़ा है जहाँ पे जो डिफरेंट ब्लॉक थे, अलग अलग ब्लॉक थे, डिफरेंट ब्लॉक्स जो थे एक ही सिस्टम के ऑफ सिस्टम, उनके पास क्या था, उनके पास कॉमन एक्सेलरेशन था, समान एक्सेलरेशन आ रहा था, ऐसा हमने देखा। और वो कैसे हम देते थे, एक्सेलरेशन बराबर बोल देते थे नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स, जो भी बोलो, पुलिंग या पुशिंग फोर्स, यानी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये बोलते थे। अब ऐसा केस आए, क्या होगा अगर ऐसा केस आ जाए कि जो डिफरेंट ब्लॉक हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उनके अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा। इस केस में हम लोग यूज करते हैं अपने कंस्ट्रेंट इक्वेशन का, कंस्ट्रेंट इक्वेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इक्वेशन होता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये हमको देता है रिलेशन, देता है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन या रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ ए सिस्टम। समझ गए बात। तो जब सिस्टम के ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग हो तो उनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो, अलग अलग जो प्रॉब्लम के टाइप होते हैं, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने कंस्ट्रेंट इक्वेशन को, अपने जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसको दो टाइप में बांट दिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल जो टाइप 1 है उसका। तो देखो, पहला बात आता है कि यूजिंग कंस्ट्रेंट मेथड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ये है तुम्हारा टाइप 1। देखते हैं क्या है ये। मान लो, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे, एट एनी इंस्टेंट, मान लो कि ये जो x1 है, ये x1, ये x1 जो है डिस्प्लेसमेंट है इसका 1 का, और जो x2 है वो है डिस्प्लेसमेंट सेकेंड ब्लॉक का। कहाँ से, इसका जो रेफरेंस है ये फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, जो कि हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाया है। इस लाइन से ये दो जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है ये पहले वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। तो तुम जान रहे हो कि अगर ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, यानी ये दोनों ही दूरी क्या है, वेरिएबल है। यानी x1 और x2 दोनों ही क्या हैं, चेंज हो रहे हैं समय के साथ, ये वेरिएबल है। लेकिन अगर हम ये पूरे रस्सी की बात करें, ये जो रस्सी है और ये जो है, तो ये x1 और x2 अगर दोनों को मिला दें, हम एक बात जानते हैं कि ये ब्लॉक जितना नीचे जाएगा उतना ही इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। सही बात है, क्यों, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो बढ़ नहीं रही, यानी रस्सी का जो लंबाई है x1 प्लस x2 वो क्या है, कांस्टेंट है। रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट है कि नहीं। अब मान लो वो रस्सी का लेंथ जो है वो l है, तो
एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x1 डॉट, जो ये दूसरे के डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x2 डॉट, और ये जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलता है, तो v1 प्लस v2 बराबर आ जाएगा 0, यानी हो जाएगा v1 बराबर माइनस v2। सही बात है। यानी ये जितना स्पीड से ऊपर जा रहा होगा उतने स्पीड से ये नीचे जा रहा होगा, ये तो इसका मतलब हुआ। दूसरा चीज़, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, हो जाएगा v1 डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 डॉट। यानी तुम बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन 2, क्योंकि वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या आंसर आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन 1 और एक्सेलरेशन 2 दोनों का जोड़ जो है 0 है, और एक का एक्सेलरेशन दूसरे का अपोजिट है। अब देखो, जब हमने ये लिखा था x1 प्लस x2 कॉन्स्टेंट, तो हमने रस्सी का वो भाग, ये वाला जो भाग है उसको इग्नोर कर दिया। क्यों, इसको जोड़ भी दो तो कोई मतलब है क्या? क्योंकि ये भी लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ भी अगर इतना दूर में जो लेंथ है वो भी जुड़ जाएगा तो सेम है, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम आएगा। अब देखो, हमको मिला कि a1 बराबर माइनस a2 हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक बात समझना कि जो निगेटिव साइन रहेगा, निगेटिव साइन डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a1 एंड a2। क्या बोल दिया मैंने, कि ये जो निगेटिव साइन मिला है ये हमेशा इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करता कि a1 और a2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्चुअल में जो इसका रियल सिग्निफिकेंस है, जो रियल मतलब है इस बात का, रियल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर x2 डिक्रीज कर रहा है तो x1 इंक्रीज करेगा, और अगर x1 डिक्रीज करेगा तो x2 इंक्रीज करेगा। इसका ये मतलब है a1 a2 के निगेटिव होने का। ठीक है, तो अब हम इस जो टाइप 1 है हमारा, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, यूजिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 को बोला है, जो a1 है और a2 है इनके बीच का रिलेशन बता दो। एक काम करते हैं, हमको पता है कि a1 a2 क्या है, एक ये पहले वाले ब्लॉक है, ये दूसरा वाला ब्लॉक है, तो पहले का एक्सेलरेशन और दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम बोल देते हैं क्या चीज़, अपना फिक्स्ड डॉटेड लाइन, ये बोल दिया। अब यहाँ से इन सब का डिस्प्लेसमेंट लिख लो, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है पहले ब्लॉक का उसको कह दो x1, जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसको कह दो कि ये है x2, जो ये पुल्ली है उसको बोल दो x4, और ये पुल्ली को बोल दो x3। ये हमने बोल दिया है। अब सुनो, हो क्या रहा है, जो पॉइंट इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो 4, पॉइंट 1 है, 2 है, 3 और 4, ये सब कैसे हैं, ये मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल हैं। ठीक है,
इसलिए हमने उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x1 x2 x3 x4 बोल दिया। अब एक काम करते हैं, इस रस्सी को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 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 गया, इधर 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 इधर, ये जो रस्सी है उसका लेंथ हम बोलते हैं x1 जोड़ x3, और इसको हम बोल देते हैं पहला रस्सी जिसका लेंथ है L1। ठीक है। अब ये जो दूसरा रस्सी है उसका लंबाई देखो, ये गया 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 गया, इधर से आया, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर, हमको इतना दूरी और ये दूरी चाहिए, इसको हम बोल देंगे L2। तो L2 जो है रस्सी हमारा वो क्या होगा, देखो पूरा दूरी कितना था x1, कितना घटाना उसमें से x3, तो भाई ये पूरे दूरी था x1 और इतना घटा दिए तो ये वाला पार्ट नहीं बच गया। सही बात है। तो एक तरफ का लिख लिया, दूसरे तरफ के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा है x4, उसमें से x3 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x4 माइनस x3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये पूरा लेंथ जो है ये यहाँ तक, ये था x4, इतना दूर x3, हमको इतना ही पार्ट का चाहिए, तो ये हो गया क्या चीज़, x4 माइनस x3, ये हो गया L2। अब फिर जो ये तीसरा रस्सी है जो इधर ब्लॉक से चालू किया, दूसरे वाले ब्लॉक से गया 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 इधर पे आया, उसका लंबाई हमको लिखना है। तो हमको क्या पता चलेगा, ये देखो, एक तो ये लंबाई चाहिए हमको, तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x1 पूरा माइनस x4, यानी ये पूरा x1 है और इतना दूर x4 है, तो जो बच गया वो क्या हो गया, x1 घटे x4। और इस तरफ का देखोगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x4। ये हो गया रस्सी का लेंथ L3। अब देखो भाई, अगर रस्सी का लेंथ समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके दोबारा से देखो कि कैसे बना रहे हैं। अगर तुम पहले ब्लॉक पे देखोगे तो ये है लेंथ और ये है लेंथ, इसलिए हमने बोल दिया क्या चीज़, ये था x1 और ये था x2, तो ये लंबाई हमने ले लिया दोनों का जोड़। दूसरे ब्लॉक की बात करोगे तो वो यहाँ पे है, तो ये वाला जो है दूसरा ब्लॉक और ये, तो हमने देखा कि ये यहाँ तक जो था वो था x1, और ये चूँकि इसका नाम 3 है तो इतना दूर है x3। ये जो बच गया वो कितना बचा, इधर इधर बचा x1 घटे x3। और वैसे ही ये जो था ये लंबाई यहाँ तक था x4, तो इतना दूरी कितना बचा, तो x4 घटे x3। समझे कि नहीं समझे, वही लिखे हैं यहाँ पे। अब सुनो, सबको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, इन सब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यानी a1 प्लस a3 आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, ये है x1 घटे 2x3 जोड़ x4 बराबर है L2। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा a1 घटे 2a3 जोड़ a4 बराबर 0। ये आएगा दूसरे इक्वेशन से, यहाँ ना x है वहाँ a रख दो, a1 a2 a3। और तीसरे इक्वेशन में क्या है, तो आ जाएगा a1 घटे 2a4 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, a1 के जगह हटा के माइनस a3 रख दो तो आ जाएगा आंसर, रिलेशन। तो जिसको ये आता है सॉल्व करने वो निकाल पाएंगे कि a1 का मान आता है, a2 बराबर आता है -7a1, और यही रिलेशन हमको बताने का था। ठीक है, चलो अब क्या है क्वेश्चन हमारे पास। अब क्वेश्चन है ये, हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है
वो बोलता है कि इन द अबव एग्जाम्पल इफ़ टू ब्लॉक्स हैव मासेज 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली देन फाइंड देयर एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स। हमारे पास ब्लॉक था, कैसा ब्लॉक था, पीछे से देखो, ये था पिक्चर। ओके, अब ये पिक्चर थोड़ा काफ़ी जम्बल्ड हो गया है, हम दोबारा से बनाते हैं। पिक्चर कुछ ऐसा था, ये था ऊपर सीलिंग से एक पुल्ली अटैच था, ये पुल्ली के 2 रस्सी थे, पहली रस्सी में दूसरा पुल्ली अटैच था, उसके भी 2 रस्सी थे, दूसरी रस्सी में भी एक पुल्ली अटैच था, और एक ब्लॉक यहाँ पे था फिक्स इससे, ये वाली रस्सी, ये वाली और ये जो आ रही थी, ये तीनों रस्सी जो है एक ब्लॉक में जाके फिक्स था। ठीक है, ऐसा एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें जो 2 ब्लॉक हैं, इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg। तो बोल रहा है कि हमको इनके एक्सेलरेशंस बता दो और टेंशन इन स्ट्रिंग बता दो। देखो ये जो पुल्ली है, पुल्ली का नाम हमने कुछ दिया था, पुल्ली का नाम दिया था, ये वाली पुल्ली का नाम दिया था 3, ये वाली पुल्ली का नाम दिया था 4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो पुल्ली है, सारे है पुल्ली मासलेस हैं, पुल्ली 3 और 4 हमारे कंसर्न का है, तो इसको हम लेते हैं मासलेस। ठीक है, तो इस कारण से जो पुल्ली के द्वारा जो नेट फोर्स होगा पुल्ली पे ऑन पुल्ली, मास ही नहीं है तो मास गुने एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, तो 0 हो जाएगा। तो इसका बात ये आता है कि अगर हम ये छोटी वाली रस्सी में यहाँ पे टेंशन T लेंगे, ठीक है, तो इसमें टेंशन T है, तो इस पुल्ली को देखो, ये वाला रस्सी है T, टेंशन चौथी पुल्ली की बात कर रहा हूँ, तो सेम रस्सी इधर भी है तो ये भी होगा T। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो गया टोटल, नीचे की तरफ 2T, तो ऊपर की तरफ भी 2T, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना पुल्ली पे, 0। चलो, यानी तुम कह रहे हो कि इस वाले में आ जाएगा टेंशन 2T, इसमें रहेगा T। अब ये है 2T, तो सेम रस्सी घूम के इधर भी आया है, उसमें भी कितना होगा 2T, तो ऊपर वाले में कितना हो जाएगा, दोनों को बराबर जोड़ दोगे तो 4T। तो फिर ये भी रस्सी जो घूम के आया है वो सेम है, तो 4T। तो अगर ध्यान से तुम देखोगे तो 1 kg वाले ब्लॉक पे एक तो उसका जो वेट है W1 यानी मास गुणे G 10, इतना न्यूटन जो है नीचे की तरफ लग रहा होगा, और 3 रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचा होगा, जिसका टेंशन का मान है एक बार T, एक बार 2T और एक बार 4T। ठीक है, ये बात समझ गए। और वैसे ही जब तुम 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे, तो इसका अपना वेट यानी W2 जो है 20 न्यूटन, वो नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा कितना, T। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो अब जो बात आ रहा है वो ये कि अगर इस वाले 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लेते हैं A, ठीक है, A अगर एक्सेलरेशन है 1 kg वाले ब्लॉक का, तो हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन से जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, पहले ये निकाल लो, क्या हो जाएगा 4T प्लस 2T, ऊपर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस उल्टा फोर्स यानी कि W जो है 10 न्यूटन, बराबर हो जाएगा मास गुणे एक्सेलरेशन, मास है इसका 1 kg गुणे एक्सेलरेशन A, तो ये आ जाएगा 4 2 6 1 7T माइनस 10 इज इक्वल टू A। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या था, हमने अपने पीछे के
इस वाले पार्ट में कंस्ट्रेंट इक्वेशन को जब सॉल्व किया था तो देखा था कि एक्सेलरेशन 2 बराबर होता है -7 गुने एक्सेलरेशन 1 होता है ना। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन 2 बराबर -7 गुने एक्सेलरेशन 1। एक्सेलरेशन 1 को मैंने ए माना है तो ये हो जाएगा -7a। तो जो 2 का एक्सेलरेशन होगा इस वाले ब्लॉक का ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा कितने से, 7a से। तो दूसरा इक्वेशन लिखो, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है 20 घटे उल्टा फोर्स t बराबर 2 गुने 7a, यानी ये हो गया 14a बराबर 20 गुने t। ये है इक्वेशन दूसरा। अब हम सॉल्व कर देंगे इसको, तो 20 घटे t बराबर 14 और a के बदले इतना रख देंगे 14 गुने 7t माइनस 10। तो इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 20 घटे t इज इक्वल टू क्या हो गया 14 गुने 7 84 t माइनस 14 गुने 10 140, यानी क्या हो जाएगा ये, यहाँ से टेंशन का मान कितना आ जाएगा, देखो इधर पे 84 एक हो जाएगा ये 85t इज इक्वल टू 160। यहाँ से टेंशन का मान आ जाएगा 160/85 जो कि होता है 1.62 न्यूटन। अब जब हमको टेंशन का मान पता चल गया है तो इसमें रख के एक्सेलरेशन का भी मान आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर था हमारा 7 टेंशन माइनस कितना 7 इंटू टी माइनस 10, 7t माइनस 10, 7 गुणे 1.62 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 1.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल दिया है। देखो क्या होता है अगर हमारा किसी भी एक्सेलरेशन का मान निगेटिव आ जाता तो सिंपली ये होता कि हमने जो एज्यूम किया है डायरेक्शन, हमने जो एज्यूम किया डायरेक्शन एक्चुअल में उसके उल्टा है, एक्चुअल में क्या है उल्टा आएगा, ठीक है। और इसका कुछ मतलब नहीं होता, डरना मत। तो ये तो चलो एक टाइप का था कांस्टेंट इक्वेशन। अब हम दूसरे टाइप का इक्वेशन देखते हैं, टाइप 2। सिस्टम shown in figure is released from rest. Find acceleration of different block and tension in different string. सिंपल सा बात है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे कैसा होगा, देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक पुल्ली है, पहली वाली पुल्ली, इससे एक रस्सी गया है, एक रस्सी नीचे गया है, फिर इसमें भी गया है। तो तुम जब भी ये ड्रॉ करो नीचे की तरफ से ड्रॉ किया करो। तो ये है 2 kg वाला। अब हम ये जान रहे हैं कि ये जो रस्सी है वो सेम है, तो अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, और यहाँ पे लगा हुआ है 3 kg का ब्लॉक। तो ये टी है, तो इस वाले पुल्ली को देखोगे तो 2 टेंशन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। 2 kg वाले को देखोगे तो टेंशन इसको ऊपर की तरफ लग रहा है, वैसे ही 3 kg वाले ब्लॉक को भी टेंशन ऊपर की तरफ खींच रहा है। पुल्ली के ऊपर ये टी जो है नीचे लग रहा है। ये अगर पुल्ली नंबर 1 हो तो इसको हम 1 बोल रहे हैं। तो हमारे को इस पुल्ली पे ऊपर की तरफ कितना मिलेगा टेंशन 2t, फिर नेट फोर्स 0 करना है पुल्ली पे। तो यहाँ पे आ गया 2t, तो तुम जानते हो सेम रस्सी इधर भी गया है तो ये भी हो जाएगा 2t। तो नेट यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना 4, इस वाले पे 2t इधर और 2t इधर, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना 4t। तो यानी ये बात हमने अभी अपना सेकंड पुल्ली के लिए भी लिख दिया। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चलता है कि जो
ये मान लो इसका हम देखते हैं, जो पुल्ली क्या है, पुल्ली जो है हमारा, और उसका 1 kg जो मास है, 1 kg मास। तो पहला वाला देखोगे तो ये जो पुल्ली है, इसमें इसने इसका नाम दे दिया है P और इसका नाम दे दिया है जो भी। तो हमारा पुल्ली है मासलेस, और जो 1 kg जो मास वाला ब्लॉक है, और ये पुल्ली नंबर 2 जो है हमने दिया है नाम 2। तो 1 kg मास और पुल्ली नंबर 2, ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रिंग। तो अगर 1 kg वाला मास है, उसका एक्सेलरेशन तुम a मान लो, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ मान लो कि ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला पुल्ली है वो इधर का भी नीचे a से ही जा रहा होगा, ये वाला पुल्ली। ठीक है। अब देखो दूसरा बात देखो, ये जो तुम्हारा 2 kg और 3 kg वाला ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक ये सेम स्ट्रिंग से हैं, लेकिन ये जो पुल्ली कैसा है, पुल्ली नंबर 1, पुल्ली नंबर 1 ये मूवेबल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो ऐसा जब भी होगा कि पुल्ली मूवेबल हो, तो होता क्या है कि इन दोनों ब्लॉक का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, वो सेम रहेगा। समझ रहे हो, वो क्या रहेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी अगर ये पुल्ली नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लॉक मान लो ये जा रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी अगर ए आर नीचे की तरफ है, तो ये 2 kg वाला भी ए आर ऊपर को जा रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमको इसका देखना है, नेट एक्सेलरेशन देखना है। तो तुम जानते हो कि यहाँ पे जब सिस्टम ही ए से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो 3 kg वाला है, ये ए आर नीचे है और ये वाला ए आर ऊपर है, तो अगर ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हो जाएगा ए आर माइनस ए, ये हो जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 kg वाले का। इस वाले का कितना होगा, तो ये इस वाले का जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर प्लस ए। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम होता है, और जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है ए नीचे की तरफ, तो ये ऊपर ए आर जा रहा था, माइनस ए करोगे तो ए आर माइनस ए आ जाएगा 2 किलो वाले के लिए, और 3 किलो वाले के लिए हो जाएगा ए आर प्लस ए। ये हो जाएगा क्या चीज़, नेट एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो अब जो तीसरा बात हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो पुल्ली है वो मासलेस है, तो नेट फोर्स पुल्ली पे क्या होगा, 0। तो इस हिसाब से हमने ऑलरेडी ड्राइंग कर दिया है, किस में 2T होगा, किस में T होगा। यहाँ पे किया ना, ये मासलेस के कारण से ही ऐसा हम लिख पाते। तो अब बात ये निकल के आता है, अब हमको इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो लगाओ, सबसे पहला इक्वेशन है 1 kg वाले ब्लॉक के लिए, फिर लगाएंगे हम 2 kg वाले ब्लॉक के लिए, फिर लगाएंगे हम 3 kg वाले ब्लॉक के लिए। तो अगर तुम 1 kg वाले ब्लॉक को देखोगे, तो ये है 1 kg वाला ब्लॉक, तो इसके ऊपर टेंशन लग रहा है 2T ऊपर की तरफ, इसका वेट 10 न्यूटन नीचे, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सही बात है? देखो पीछे 2T 1 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो ये लग रहा है इसके ऊपर 2T ऊपर की तरफ, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, और ये 10 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे। तो वही लिख दिया हमने। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है 2T माइनस उल्टा डायरेक्शन में फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे केस में जब 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे,
2 kg वाले को, उसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे वेट उसका लग रहा है 20, और ये जो नेट एक्सेलरेशन इसका है वो है A रिलेटिव माइनस A के बराबर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखोगे, टेंशन माइनस 20 बराबर मास है 2 गुणे A रिलेटिव माइनस A। और जो तीसरा वाला ब्लॉक है 3 kg वाला, तो वो उसमें क्या हो रहा है, वो A रिलेटिव प्लस A से नीचे जा रहा है, उसके ऊपर भी टेंशन T ऊपर लग रहा है और 30 नीचे लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है 30 माइनस उल्टा डायरेक्शन में फोर्स T बराबर 3 गुने A प्लस AR। ये है तुम्हारे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, एक तो टेंशन, एक रिलेटिव और एक A। इन तीनों को अगर तुम सॉल्व करोगे, तुमको आना चाहिए, एक में से उठा के दूसरे में रखना। सॉल्व करने से टेंशन का मान आएगा 8.28 न्यूटन, एक्सेलरेशन A का मान आ जाएगा 6.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करो ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो वो ऐसा आंसर कोई दूसरा नहीं बताएगा तुमको। तो अगर तुमसे पूछेगा कि तुम हमको बताओ एक्सेलरेशन बताओ 3 kg वाले ब्लॉक का, तो क्या बोलोगे, 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, A प्लस AR के बराबर, यानी कितना 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने वो माना था डाउनवर्ड्स। और जब तुम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg वाले ब्लॉक का देखोगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg हो जाएगा A रिलेटिव माइनस A, तो उसका मान आ जाएगा -5.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो हमने इसको कैसा माना था 2 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ मानने से निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 2 kg वाला ब्लॉक भी किधर की तरफ जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, डाउनवर्ड्स ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए तुमको। अब बात निकल के आता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। देखो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। समझ रहे हो, कुछ केस में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आता है वो टेंशन फोर्स जो लग रहा होता है ब्लॉक पे, ठीक है, या तो टेंशन फोर्स लग रहा हो या इसका कंपोनेंट हो जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग लग रहा हो, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कहो या एक्सेलरेशन कहो, बात तो, और एक्सेलरेशन। तो टेंशन फोर्स ले लो या टेंशन का कंपोनेंट लो मोशन का डायरेक्शन में, कभी कभी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, अब देखो हम एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या है, ये एक टेबल है, ये एक पुल्ली लगा हुआ है, इस पर पुल्ली के इससे ये हमारा ब्लॉक बंधा हुआ है, ब्लॉक है 2, और ये वाला पुल्ली इधर से घूम के एक दूसरे पुल्ली के ऊपर से पास करके ये मकान से बंधा हुआ है, ये है मकान हमारा, और इससे लगा हुआ है एक दूसरा ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम है 1। तो देखो तुम जानते हो अगर इसमें अगर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, तो इसमें कितना होगा 2T है। तो ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला 2A से जाएगा, समझ रहे हो, यानी ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो वो 2A से जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो टेंशन फोर्स है किस पे, ब्लॉक 1 पे,
तो ब्लॉक 1 पे टेंशन फोर्स कितना है 2T। और टेंशन फोर्स अगर देखोगे ब्लॉक 2 पे तो वो कितना है, केवल T के बराबर। समझ रहे हो? तो इसलिए क्या बोल रहे हैं ये, इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उल्टा प्रोपोर्शनल यानी इन्वर्सली। तो जिसका टेंशन दुगुना उसका एक्सेलरेशन आधा। तो बोला जिसका टेंशन दुगुना तो एक्सेलरेशन ऑफ जो 1 होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ 2 के कैसा होगा, आधा। तो अगर 1 का एक्सेलरेशन a है तो 2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2a। समझे बात? ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये अगर a से जा रहा है तो 2a से जाएगा, कैसा, क्योंकि सम केस ऐसे होते हैं, सम केसेस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक। यानी अगर टेंशन डबल करोगे, टेंशन को डबल करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा पुल्ली, ये इधर पे बंधा हुआ है, ये नीचे गया, ये हमारा ब्लॉक बोल रहा हूँ, ब्लॉक यहाँ पे है 2 नंबर ब्लॉक, ये है इधर पे एक अटैच है, इसको भी लेके जाओ नीचे। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक, ये है हमारा सेकेंड ब्लॉक। जानते हैं ये छोटे वाले रस्सी से शुरू करेंगे, इसको टेंशन T बोलते तो इसको भी T बोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2T, ये 2T तो इधर भी 2T। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो अगर तुम एक नंबर वाला ब्लॉक देखोगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 3 टेंशन लग रहा है, जबकि 2 वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा है, केवल T लग रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम बोल रहे हैं कि जो टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, किस पे, ब्लॉक 1 पे, वो कितना है 3T। लग रहा नहीं लग रहा? सेम रस्सी में सेम टेंशन, तो ये घूम के आएगा तो ये T और T, और फिर ये T मिल के यहाँ पे 2T, तो उसमें भी 2T, सेम रस्सी है, ये घूम के जो आए, तो इसीलिए 2T + T 3T लग रहा है। और टेंशन अगर देखोगे, टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक 2 कितना लग रहा है T। तो इसका एक्सेलरेशन अगर तुम A लेते हो तो इसका 3A लेना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन का उल्टा होता है। ये तिगुना, तो ये अगर 1 है तो ये अगर 1/3 हुआ तो एक्सेलरेशन तिगुना हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जो ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन है वो 3A हो जाएगा। यानी अगर ब्लॉक 1A एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो ब्लॉक 2 3A से नीचे जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट। समझे? तो अब जो है कितना हो गया ये कंस्ट्रेंट के बाद अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, वो है सूडो फोर्स। न्यूटन्स लॉज के अंदर हमारा जो टॉपिक बचा है वह है सूडो फोर्स। देखो हम लोग सूडो फोर्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम का मतलब होता है जहाँ से हम लोग किसी चीज़ को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये एक तरीका है, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स। मान लो हम ट्रेन के अंदर बैठ के बाहर के पेड़ को देख रहे हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हुआ वो ट्रेन है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे खड़ा होकर किसी ट्रेन को देख रहे हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरीके का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, यानी
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0, यानी एक्सेलरेशन 0 हो, इसका मतलब थोड़ी वेलोसिटी भी 0 हो। नहीं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो एक गाड़ी है, उसके अंदर तुम बैठ के किसी गाड़ी में टंगे किसी चीज़ को, खिलौने को देख रहे हो, और गाड़ी एक्सेलरेशन में नहीं है, केवल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसको भी बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या गाड़ी रेस्ट पे हो तो इनर्शियल है ही वो, समझे। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, यानी कुल मिलाकर हमको एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। दूसरा चीज़ देखो, दूसरा जो इसका टाइप है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी को बोलते हैं हम दूसरा नाम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, अगर कोई फ्रेम रोटेट कर रहा हो, अगर कोई रोटेटिंग गोल गोल घूम रहा हो, रोटेट कर रहा हो, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो भी किस में आएगा, नॉन इनर्शियल में ही आएगा, क्योंकि इसके पास भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, यानी कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल। समझे। देखो, अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट कर रहा होता है, और रिवॉल्व भी करता है किसके अराउंड, सन के चारों ओर परिक्रमा करता है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन तब भी हम लोग इसको एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं अर्थ को, जबकि अर्थ है क्या, अर्थ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन हम लोग अपने ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर इसको इनर्शियल मानते हैं। तो कोई पूछे अर्थ क्या है, तो अर्थ को तुम ये एग्जांपल देना कि अर्थ जो है इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो इट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट फॉर मोस्ट ऑफ द केस, हम लोग ज़्यादातर केस में वी कंसीडर इट एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया, अब हम देखेंगे क्या चीज़, क्या देखेंगे भाई, स्यूडो फोर्स के बारे में। अब हम देखेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। देखो, तुमने अभी देखा कि जो ग्राउंड है, अर्थ है, ग्राउंड के फ्रेम को हम क्या बोल देंगे, इनर्शियल, यानी हम बोल देंगे कि इस फ्रेम के पास में ये रेस्ट पे है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इसका 0 है। लेकिन हम लोग अगर ग्राउंड फ्रेम को छोड़ दें और किसी चीज़ को स्टार्ट कर दें वॉचिंग द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करें, वॉचिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल का ही दूसरा नाम बोले थे एक्सेलरेटिंग, नॉन इनर्शियल बोल दो या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना शुरू कर दें, तो जो मोशन का कंडीशन है, यानी हमको जो मोशन नज़र आता है, मोशन का कंडीशंस वो हो जाता है डिफरेंट, हमको अलग नज़र आता है। एक बार ग्राउंड से देखो और एक बार ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर से देखो जो कि नॉन इनर्शियल है। एग्जाम्पल दिखाएं, चलो एग्जाम्पल देखो तुम, एग्जाम्पल ये है कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, इधर ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर तुम भी बैठे हो, लिफ्ट नहीं समझते कोई बात नहीं, राम झूला पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये राम झूला के दोनों तरफ तुम्हारे एक मित्र और तुम बैठे हो, तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हो,
तो तुमको क्या नज़र आता है? ये रेस्ट पे नज़र आता है। मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर तुम दोनों बैठे हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है क्योंकि वो भी बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से देखे, स्टेशन पे खड़ा कोई व्यक्ति चलती हुई ट्रेन में तुमको देखे, तो उसके नज़र में क्या है? ये मोशन, तुम चल रहे हो। तो इसी को बोलते हैं कि क्या चीज़, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण से मोशन में क्या असर पड़ता है। तो हमने क्या बोला कि अगर एक चाइल्ड है जो खड़ा है, स्टैंडिंग इन ए एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, एक एक्सेलरेशन वाले लिफ्ट में, यानी उस लिफ्ट के पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन है, उसमें ये चाइल्ड बैठा है। तो जब इसको कोई ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, उसको लगेगा कि यार ये लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखेगा? एक्सेलरेटिंग दिखेगा। लेकिन अगर लिफ्ट के ही अंदर घुस जाओ, तुम उसी लिफ्ट में बैठ जाओ, तो वो बच्चा तुमको रेस्ट पे दिखेगा। तो यानी लिफ्ट हमारा कैसा था? हमारा लिफ्ट जो था वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। और ग्राउंड कैसा था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो इनर्शियल से तो वो दिख रहा था कि ऊपर एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें जब दोनों लोग आ गए, फिर इसी से देखने लगे, तो रेस्ट पे दिखने लगा। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि ये जो मास और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा था, वो अब रेस्ट पे दिख रहा है। यानी वही उल्टा फोर्स किस पे लगने लगा? इस चीज़ पे। जब तुम किस में आ गए? किस में आ गए? अरे भाई, ये एक्चुअली में ऊपर जा रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो जब घुस गए लिफ्ट में तुम भी, तो तुम कह रहे हो नहीं तू रेस्ट पे है। तो इसी का एक उल्टा फोर्स लगा दिए, क्योंकि तुमको तो नेट फोर्स कहना है कि भैया हमारे नज़रिए से तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो वो पूछेगा अरे ऐसा नज़रिया कैसे रखते हो? तो तुम कहोगे ये नज़रिया रखने के लिए हम एक इतना फोर्स तुम्हारे ऊपर लग रहा था, उतना एक उल्टा लगा देता हूँ, ताकि नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो यही व्यू पॉइंट को लगाने के लिए। लेकिन ये सच्चों में तो लग नहीं रहा था, ये झूठों का फोर्स था। इसीलिए झूठा फोर्स, जिसका नाम होता है स्यूडो फोर्स, हम लगा देते हैं। तो ये कब लगता है? जब तुम लिफ्ट के अंदर से जाके देखते हो। ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो हम ये कब करते हैं? जब हमको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने का हो। सही बात है। अब देखो, तो मान लो कि हमने जो बोला कि ये स्यूडो फोर्स यानी झूठा फोर्स जो होता है एफ पी स्यूडो, वो क्या होता है? वो होता है मास उसी ऑब्जेक्ट का जिसको हम देख रहे हैं गुने एक्सेलरेशन निगेटिव में माइनस एम ए, क्योंकि उल्टा लगाना पड़ रहा था हमको। यहाँ पे मास क्या है? ये है एम है मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कहाँ से? फ्रॉम नॉन इनर्शियल वाले से। नॉन इनर्शियल को ही बोलते हैं एक्सेलरेटिंग, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ए क्या था? तो ए था एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे तुम लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए था, तो लिफ्ट क्या हो गया हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब स्यूडो फोर्स लगा रहे थे तुम इस लड़के के ऊपर, लड़के का मास एम था, लिफ्ट का मास यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन था ए, तो उसके उल्टा ए इसको तुम दे दिए जब इसको देखना था विथ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो देखो, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स, अगर तुम देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स क्या निकला तुमको? एम ए यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट गुने एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लिफ्ट यहाँ पे। और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो क्या है? वो अपोजिट है। अगर
लिफ्ट या ट्रेन का एक्सेलरेशन ए था, तो ट्रेन के अंदर बैठ कर किसी चीज़ को देखने के लिए तुमको इसको एक उल्टा एक्सेलरेशन गुने मास के बराबर एक फोर्स देना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? तो क्या तुमको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि जब भी तुम कोई भी इक्वेशन लगाओगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो सारे फोर्स तो लगाओगे ही। फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ से बनाओगे? फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर बनाओगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ेगा। पहले तो तुम सारे जो रियल फोर्स हैं वो लगा देना, अप्लाई ऑल रियल फोर्स, और उसके जो कि एक्चुअल एक्ट कर रहा है उसको रियल फोर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या लगा दोगे? प्लस यानी ऐड कर दोगे क्या चीज़? वन स्यूडो फोर्स। और वो स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा? मास गुने एक्सेलरेशन, और जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके उल्टा होगा। तो अब देखो बात क्या निकल के आता है। सपोज करो कि हमारे पास एक ब्लॉक है ए नाम का एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास हमारे पास है m। ये एक लिफ्ट के ऊपर में रखा हुआ है और वो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो AO है। AO क्या है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो अब देखो, अगर कोई भी चीज़ इस पे रखा हुआ है, ये m मास रखा है, तो इसके ऊपर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इस पर एक नॉर्मल लगेगा n। तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, इसका वेट जो है mg वो नीचे की तरफ लगेगा, और एक्सेलरेशन ये है। तो अगर लिफ्ट जो है वो एसेंड करना शुरू करे, यानी ऊपर जाना शुरू करे, एसेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, तुमको एक्सेलरेशन A0 दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो यहाँ पे लिख दोगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है नॉर्मल, घटे उल्टा फोर्स है mg, बराबर हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन A0। यानी ग्राउंड फ्रेम से तुमको दिखेगा ये, उधर भेज दोगे तो m A0 प्लस g के बराबर। ये है हमारा पहला इक्वेशन। अब बात आता है कि अगर इसी फ्री बॉडी डायग्राम को हम एलिवेटर के अंदर घुस के देखें, यानी हमारा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब कैसा हो गया है? अब ये नॉन इनर्शियल है, यानी ये रेस्ट वाला नहीं है, इसके अंदर कुछ न कुछ तो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन है A0। अब वहाँ से जब इस ब्लॉक को देखेंगे, m वाले ब्लॉक को, तो हमको तो ये रेस्ट पे नज़र आएगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम इसको देखोगे ऐसे, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम A का, तो क्या दिखेगा तुमको? और विदाउट अप्लाइंग सूडो फोर्स, यानी तुमने सूडो फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो कैसा दिखेगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ दिखेगा और mg नीचे की तरफ दिखेगा। नॉर्मल को अभी हम n' नाम देते हैं। तो तुम देखोगे ये तो रेस्ट पे है, तो यानी नॉर्मल डैश बराबर हो जाएगा mg, क्योंकि नेट फोर्स करना है तुमको 0, ये हो जाएगा। तो इसको मान लो दूसरा इक्वेशन। तो तुमको पता है कि ये ऐसा केस तो है नहीं, नॉर्मल तो होना चाहिए था m गुने A0 प्लस g, और तुम कह रहे हो m गुने g, तो ये बात तो हमारा गलत हो गया। यहाँ से देख रहे हो तुम, जब हम इनर्शियल फ्रेम से देख रहे थे तो इतना आ रहा था, नॉन इनर्शियल से इतना आएगा, सेम चीज़ का मान दो अलग अलग थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन तो रॉन्ग है। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं सूडो फोर्स। अप्लाई सूडो फोर्स। तुमको पता है सूडो फोर्स कब लगाता है? जब इनर्शियल फ्रेम से नहीं होके ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देखा जाए तो यहाँ पे भी mg तो नीचे लगेगा ही, नॉर्मल डैश ऊपर लगेगा, और एक सूडो फोर्स कितना? ये मास गुने A0 के बराबर। एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, कितना? m गुने A0 के बराबर। तो अब लगा दो, तो अब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करोगे इक्विलिब्रियम में,
तो ये आ जाएगा ma0 प्लस mg, यानी जैसे तुमने सूडो फोर्स अप्लाई किया तुमको आ गया ma0 प्लस जी, और ये पहले वाले नॉर्मल के बराबर आ गया n डैश। तो बात समझ में आ रहा है? जब तुमने सूडो फोर्स लगाया तो क्या आया, इफ यू अप्लाई सूडो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या हो गया, ये जो n था उसी के बराबर हो गया n डैश। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमको कब सूडो फोर्स लगाना है ये बात समझ में आए, जब तुम लिफ्ट में घुस के लिफ्ट वाले किसी वस्तु को देख रहे हो और लिफ्ट भी ऊपर की तरफ चल रहा है, तो एक उल्टा फोर्स तुमको नीचे देना पड़ेगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 8.24, कहता है ऑल सरफेस आर स्मूथ इन फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में सारे सरफेस स्मूथ है, तो ये फोर्स F का मान पूछ रहा है। सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये हमारा ब्लॉक m मास का और कैपिटल M मास का वेज है, ये है वेज और ये है ब्लॉक। तो हमको बोल रहा है ये एंगल थीटा दे दिया है, तो हमको बोल रहा है कि इसको स्टेशनरी रखना है। तो देखो हम पहले सिस्टम की बात करो, तो यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम होगा ब्लॉक प्लस वेज, ये तो सिस्टम होगा। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय पूरा मास m प्लस m। तो ये हो गया क्या चीज़ तुम्हारा, सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिए, अब इस चीज़ को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक है ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम को हम एक नाम देते हैं और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रियल फोर्स होता है वही लगा देते हैं। तो ये जो दो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो ये लगा नॉर्मल तुम्हारा। तो नॉर्मल है ये है थीटा, तो एक और लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दोगे, ये हो जाएगा थीटा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर हो जाएगा थीटा। तो ऊपर की तरफ आ जाएगा n कॉस थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा n साइन थीटा। इसको तुम बोल दो x एक्सिस, इसको बोल दो y एक्सिस। तो ये नॉर्मल का हमने कंपोनेंट कर लिया है। mg जो है ब्लॉक का, छोटा वाले ब्लॉक का mg, वो नीचे की तरफ लगेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? नेट एक्सेलरेशन जिस फोर्स की डायरेक्शन में है उसी में आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो अब देखो, अब दो इक्वेशन बनेंगे तुमको, एक तो कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी जीरो होगा और नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा। एक्स में एक्सेलरेशन है तो एक्स में हो जाएगा मास गुणे ए के बराबर। तो ये दो बात पता है, जिधर एक्सेलरेशन नहीं है उधर नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा, यानी वाई डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ फोर्स है एन कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा एम जी के। और एक्स डायरेक्शन में हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है एन साइन थीटा, बराबर हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन ए। तो ये आ गया हमको यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करते से आ जाएगा एन कॉस थीटा, डिवाइड कर दो नीचे पे एन साइन थीटा, बराबर हो जाएगा एम जी बाई एम ए, एम से एम गया, एन से एन गया, टेन थीटा बराबर आ गया जी बाई ए। तो जी बराबर हो गया, क्या था ये, जी बराबर हो गया ए, चलो ए बराबर हो गया जी डिवाइडेड बाय टेन थीटा, कुछ गलत हो रहा है। एन साइन थीटा बराबर है एम ए, एन कॉस थीटा बराबर है एम जी। तो कॉस बाय साइन होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर आ गया जी बाई ए, तो जी बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा 10, तो ए बराबर आ गया जी टेन थीटा। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन का मान पता चल गया है, ए का मान, तो हम लिख देंगे कि जी टेन थीटा बराबर फोर्स बाय मास एम प्लस छोटका एम। तो
तो हमको फोर्स का मान पता चल गया, नहीं चल गया? यहाँ से फोर्स बराबर आ गया बड़का एम जोड़ छोटका एम गुने जी टेन थीटा। एक बार ध्यान से इसको देखो, इस सवाल को हम ब्लॉक को लेके देख रहे हैं। ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था, उसके दो कंपोनेंट किए, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन है तो हमने लिखा फोर्स बराबर मास गुने ए। वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं था तो एम जी बराबर कर दिया ये एन कॉस थीटा के बराबर। तो ये तो आ गया चलो ग्राउंड फ्रेम से। अब हम देखते हैं फ्रॉम नॉन इनर्शियल। अब हम किसे देखते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि क्या है? वेज के ऊपर बैठ के। अब जो ये हमारा वेज था उसके ऊपर बैठ के देखेंगे इसको, ये ब्लॉक को। तो फिर से वही बात होगा, ये जो नॉर्मल है ये इधर की तरफ लग रहा है, ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, एक नीचे की तरफ एम जी। अब देखो वेज जो है क्या है? वेज खुद के उसका एक एक्सेलरेशन है, तो हमको पता है ये एक नॉन इनर्शियल वाला मामला है, हमको एक सूडो फोर्स देना पड़ेगा। तो वेज का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ए, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। कितना? ब्लॉक का मास गुने ए। तो अगर तुम ये देखोगे तो इधर की तरफ आ गया क्या चीज़? एन साइन थीटा। इधर की तरफ आ गया एक सूडो फोर्स एफ पी, इसका मान क्या हो गया? एम गुने ए छोटका एम, ब्लॉक का मास। नीचे की तरफ लग रहा है एम जी और ऊपर की तरफ लग रहा है एन कॉस थीटा। क्योंकि वेज के ऊपर से देखोगे तो वेज को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे तो ब्लॉक का क्या दिखेगा तुमको? ब्लॉक तुमको दिखेगा कि वेज के ऊपर रखा है, यानी ब्लॉक कैसा दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली लगा दो सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो और सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो और वाई का भी जीरो। तो ये ऊपर का फोर्स बराबर हो जाएगा एन कॉस थीटा बराबर एम जी और हो जाएगा एन साइन थीटा बराबर एम ए। यहाँ से डिवाइड कर दो, एन से एन गया, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा बराबर एम जी बाई ए। फिर से आ गया ए बराबर जी टेन थीटा, और ए आते से हमको पता है ए बराबर क्या था? एफ बाई एम प्लस बड़का एम। यहाँ से फिर से मान सेम आ गया, नहीं आ गया? एम प्लस बड़का एम गुने जी टेन थीटा। तो देखो हमको जब नॉन इनर्शियल में लगाना रहता है तो हम इक्वेशन में एक सूडो फोर्स कंसीडर करते हैं और हमारा जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे दिखने लगा था। लेकिन जब इधर से देखा तो ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में, जब ग्राउंड से देखा तो। ये बात समझ में आ रहा है? चलो अब हमारे पास क्या है, एक और सवाल है जो हमको देखने का है। वो सवाल ये है कि ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए ट्रेन मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a। एक ट्रेन है जो कि a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसके छत से एक बॉब को लटका दिया गया है। फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम। तो बोल रहा है कि ये थीटा का मान क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। फिर ये भी प्रॉब्लम देखो, हमारा ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम जब ग्राउंड से देखेंगे तो ये होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब ट्रेन के अंदर बैठ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसको हम फिर से दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्या चीज़? हम पहले बनाते हैं ग्राउंड के रेफरेंस से। ग्राउंड क्या होता है हमारा? इनर्शियल। तो ये जो बॉब है, यहाँ पे है बॉब, तो इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा होगा, ये रस्सी इसको टेंशन दे रहा होगा। ये एंगल है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे टेंशन के, इधर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा और एंगल में सटा हुआ आ जाएगा टी कॉस थीटा। इस बॉब का मास जो है एम जी वो नीचे की तरफ होगा और इतने ही फोर्स हैं इसके पास में, और इसके पास क्या है? एक एक्सेलरेशन हमको दिखेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रेन तो जा ही रहा है। ग्राउंड से देखोगे तो लगेगा कि एक एक्सेलरेशन है इसके पास। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब तुम इक्वेशन बनाओगे बॉब का, ये जो बॉल है उसका, तो सिग्मा एफ एक्स
ये हमारा x, ये हमारा y। तो सिग्मा एफ वाई करोगे 0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg, ये पहला इक्वेशन। और जब सिग्मा एफ एक्स 0 करोगे तो आ जाएगा x डायरेक्शन में फोर्स कितना है, t साइन थीटा बराबर हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास था m गुने a, ये हो गया 2, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को तो t से t कट जाएगा। कॉट थीटा बराबर आ गया g बाई ए, तो a बराबर आ जाएगा g बाई कॉट थीटा यानी g टेन थीटा। समझ गए। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर आ जाएगा g a बाई जी, यानी अगर तुम थीटा को देखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स a बाई जी। तो ये हमको निकालना था, तो हमने ग्राउंड फ्रेम से निकाल दिया है। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि हमारा है ट्रेन। तो जब तुम ये ट्रेन में चढ़ के देखोगे इसको, ट्रेन का एक्सेलरेशन ये था, ये बॉब है जो कि इससे टंगा हुआ है, ये एंगल थीटा। अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, देखो ये बॉल के ऊपर ये टेंशन तो अभी भी टी लग रहा होगा, ये एंगल थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अब की बार इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये एम जी नीचे लगेगा। एक्सेलरेशन इस बॉल के पास नहीं होगा जब हम नॉन इनर्शियल से देखेंगे, लेकिन क्या होगा, एक सूडो फोर्स होगा जो अगर एक्सेलरेशन इधर है तो उसके अपोजिट लगेगा इधर की तरफ, अब वो होगा मास गुने ए के बराबर। फिर से वही बात हो गया, ये बराबर ये कर दो, ये बराबर ये कर दो, तो सेम आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये हमने सूडो फोर्स यूज कर लिया है, टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी और टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए। डिवाइड करो तो m से m गया, t से t गया, तो टेन थीटा बराबर हो गया a बाई जी, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स a बाई जी। सेम रिजल्ट मिला हमको दोनों में, बस हमको एक सूडो फोर्स जो है वो लगाने आना चाहिए, क्योंकि ट्रेन का एक्सेलरेशन अगर a है तो इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में ma लगता है, जिसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो आई होप कि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हमारा चैप्टर नया जो होगा वो होगा फ्रिक्शन, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सवाल ट्राई करो यार, सवाल बनाओ खूब सारा।